अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमर समरो। आज फिर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो बेसिकली ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 10 है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 17 से लेकर 19A तक। तो सबसे पहले आते हैं आर्टिकल नंबर 17 के ऊपर, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो एसोसिएशन मीन्स के कोई भी यूनियन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो आर्टिकल नंबर 7 हमें ये राइट प्रोवाइड करता है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि हम एसोसिएशन, कोई भी यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। क्लास नंबर 1 ये डिफाइन करता है, एवरी सिटीज़न शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, कि हर सिटीज़न को ये राइट हासिल है, अख्तियार हासिल है कि वो किसी भी किस्म की एसोसिएशन और यूनियन बना सकता है, बट सब्जेक्ट टू एनी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ। उसमें कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाएंगी लॉ के तहत। तो वो रिस्ट्रिक्शन कौन कौन सी है कि इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी, पाकिस्तान की सोवरेनिटी या पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक मॉरलिटी के अगेंस्ट ना हो। ये जो लॉ है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है कि आप कोई भी एसोसिएशन, कोई भी यूनियन बनाना चाहे बना सकते हैं, बट इन चीज़ों के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं लॉ ने कि इसके अगेंस्ट आप नहीं बना सकते। कौन कौन सी चीज़? सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक मॉरलिटी के ख़िलाफ़ आप कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन नहीं बना सकते। क्लास नंबर 2, एवरी सिटीज़न हर वो शहरी नॉट बीइंग इन दी सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सर्विस में नहीं है, जो गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं है, शैल हैव द राइट टू फॉर्म और बी अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वो कोई भी किस्म की वो जो है पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है या पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो सकता है। कौन? जो गवर्नमेंट की सर्विस में नहीं हो, गवर्नमेंट का मुलाजिम ना हो, सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन दी इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस बता रहा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी या जिसका वो मेंबर बन रहा है वो सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट ना हो, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट ना हो, पाकिस्तान के पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट ना हो। And such law shall provide that where the federal government declare that any political party has been formed or is operating in a manner of prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan or public order, अगर फेडरल गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर दे कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये पाकिस्तान की सोवरेनिटी के अगेंस्ट है, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, दी Federal government shall within 15 days of such declaration refers to the matter to the Supreme Court, whose decision on such reference shall be final। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? 15 दिन के अंदर वो डिक्लेयर करेगी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक मॉरलिटी के अगेंस्ट है। तो वो मैटर फेडरल गवर्नमेंट रिफर्स करेगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीशन देगी वो फुल एंड फाइनल होगा। तो ये था क्लास नंबर 2। फर्दर प्रोवाइडेड डेट कि और जगह पर भी ये बताया गया, नो पॉलिटिकल पार्टी शैल प्रोमोट सेक्रेटेरियन, एथनिक, रीजनल हेटर्ड और एनिमोसिटी और बी टाइटल्ड और कॉन्स्टिट्यूट एज अ मिलिटेंट ग्रुप और सेक्शन। तो इसमें बेसिकली ये बात कर रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो सेक्रेटेरियन, एथनिक, रीजनल हेटर्ड जो होते हैं या मिलिटेंट ग्रुप होते हैं या सेक्शंस होते हैं, उनको वो प्रोमोट नहीं करेगी। पॉलिटिकल पार्टी ये जो चीज़ें बताई गई हैं इन चीज़ों को प्रोमोट, डेवलप नहीं करेगी। क्लास नंबर 3, एवरी पॉलिटिकल पार्टी शैल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। तो बेसिकली आर्टिकल 70 के क्लास नंबर 3 में ये बात कर रहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो अपना सोर्स ऑफ फंड जो है बताए, उसकी अकाउंट फॉर करे, उसका इंफॉर्मेशन दे, और वो फंड्स जो है अकॉर्डिंग्स विथ लॉ लिए गए हों, उसकी जो सोर्सेज हैं वो अकॉर्डिंग विथ लॉ होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो इलीगल तौर से
कोई शायद पॉलिटिकल पार्टी अपने सोर्स ऑफ फंड ले रही है, तो ऐसे नहीं है। वो सोर्स ऑफ फंड भी जो अकॉर्डिंग विथ लॉ होने चाहिए, वो बता रहेंगे कि ये हमारी सोर्सेज है फंड की। ये क्लास था 3। अब बातें क्लास नंबर 4 के ऊपर। एवरी पॉलिटिकल पार्टी शल सब्जेक्ट टू लॉ होल्ड इंट्रा पार्टी इलेक्शन टू इलेक्ट इट्स ऑफिस बेरियर्स एंड पार्टी लीडर्स। तो क्लास नंबर 4 ये डिफाइन कर रहा है कि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो होंगी सब्जेक्ट टू लॉ, और उस पार्टी के लीडर्स या ऑफिस बेरियर्स या जो और दूसरे अहदेदार हैं या लीडर्स हैं वो थ्रू इलेक्शन इलेक्ट किए जाएंगे। इंट्रा पार्टी जो पार्टी के मेंबर होंगे उनकी वो इलेक्ट करेंगे कि कौन लीडर होना चाहिए हमारी पार्टी का, और ऑफिस बैरियर कौन कौन से होने चाहिए, और इस ओहदे पे कौन कौन जो है लीडर आना चाहिए। तो वो थ्रू इलेक्शन ही होगा, और इस इलेक्शन में पार्टी के मेंबर ही होंगे, दूसरे नहीं हो सके। इंट्रा पार्टी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये था आर्टिकल नंबर 17 का कॉन्सेप्ट। और आप जब भी आर्टिकल नंबर 7 की स्टडी पढ़ो तो उसके साथ साथ सेक्शन नंबर 15 ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 ये लाजमी पढ़िएगा, जैसे कि आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 7 का। तो बेसिकली मैं अब आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट दूंगा की पॉइंट्स में कि आर्टिकल नंबर 17 में कौन कौन सी मेन बातें की गई हैं। एक कि आपके पास राइट है कि आप कोई भी एसोसिएशन कोई भी यूनियन बना सकते हैं, बट पाकिस्तान की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक मॉरलिटी के अगेंस्ट ना हो। नंबर 1 ये। नंबर 2 वो जो हर पाकिस्तान का सिटीज़न शहरी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना भी सकता है, बट वो पाकिस्तान की सर्विस में ना होना चाहिए, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नंबर 3 बात, अगर कोई शख्स ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बताता है जो पाकिस्तान की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, तो फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी उस पार्टी को, और 15 दिन के अंदर अंदर उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में रिफर्स करेगी। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीशन होगा वो फुल एंड फाइनल होगा, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी बने वो सेक्टेरियन, एथनिक ग्रुप, रीजनल हीटर्स या मिलिटेंट ग्रुप सेक्शन से उनको प्रोमोट नहीं करेगी। नंबर 5 बात कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने सोर्स ऑफ फंड्स बताएगी, और वो सोर्स ऑफ फंड अकॉर्डिंग विथ लॉ होने चाहिए। तो बेसिकली ये मेन चीज़ें आर्टिकल नंबर 17 में लिखी गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आर्टिकल नंबर 17 का। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 18 के ऊपर, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। तो आर्टिकल नंबर 18 प्रोटेक्शन राइट देता है कि आप बिजनेस, ट्रेड या कोई प्रोफेशन करना चाहे कर सकते हैं। क्लास नंबर 1 सच सब्जेक्ट टू सच क्वालिफिकेशन if any as may be prescribed by law, every citizen shall have the right to enter upon any lawful profession or occupation and conduct any lawful trade or business। तो आर्टिकल नंबर 18 के तहत हर शहरी को ये राइट हासिल है कि वो किसी भी किस्म की प्रोफेशन, किसी भी किस्म की ऑक्यूपेशन या किसी भी किस्म का ट्रेड या बिजनेस कर सकता है, बट वो बिजनेस सब्जेक्ट टू सच लॉफुल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर लॉ ने कोई क्वालिफ़िकेशंस बताई हैं किसी ट्रेड के लिए या किसी प्रोफेशन के लिए, तो वो क्वालिफ़िकेशंस आपकी मुकम्मल होना लाजमी है। अगर नहीं बताई गई तो इट्स ओके। अगर बताई गई है लॉ में कोई ऐसी किसी प्रोफेशन के लिए कि आपकी ये क्वालिफ़िकेशंस होना लाजमी है, तो आप ये प्रोफेशन, ये ट्रेड, ये बिज़नेस कर सकते हैं, तो वो आपको जो है फुलफ़िल करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो लॉफुल ट्रेड या बिज़नेस कहलाएगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट। तो अब कुछ एक्सेप्शंस बताई गई हैं। ये बता रहा है कि इस एक्सेप्शन बताई गई जो चीज़ें हैं आर्टिकल नंबर 18 के प्रोविजंस पे एप्लीकेबल नहीं होगी। नंबर ए, द रेगुलेशन ऑफ एनी ट्रेड और प्रोफेशन बाय लाइसेंसिंग सिस्टम। कोई भी या किसी भी किस्म का ट्रेड या किसी भी किस्म की प्रोफेशन जिसके लिए लॉ प्रिस्क्राइब करता है लाइसेंसिंग सिस्टम कि आप ये प्रोफेशन करेंगे, तो ये डिमांड है कि आपके पास इस चीज़ का लाइसेंस होना लाजमी है।
कि ऐसे प्रोफेशंस, ऐसे ट्रेड्स जिससे ला रिक्वायर्ड करे लाइसेंस, वो चीज़ें हम लाइसेंस के बगैर शॉप्स या ट्रेड नहीं कर सकते। अगर हम जो है तो अगर किसी शख्स के पास लाइसेंस है तो उसके ऊपर ये आर्टिकल एप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जिसके लिए लाइसेंस की नीड पड़ती है, वो जो शख्स लाइसेंस नहीं रखते तो उसके ऊपर ये आर्टिकल एप्लीकेबल होगा। द रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्री कंपटीशन, और जो भी आप ट्रेड करें या कॉमर्स या कोई भी इंडस्ट्री है वो फ्री कंपटीशन होनी चाहिए। अगर कोई भी ट्रेड या कॉमर्स फ्री कंपटीशन के इंटरेस्ट में है तो उसके ऊपर भी ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। सब क्लास सी, दी कैरिंग ऑन बाय द फेडरल गवर्नमेंट और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बाय अ corporation controlled by any such government or any trade, business, industry to service to the exclusion complete or partial of other person। तो क्लास नंबर सी सिंपली ये डिफ़ाइन कर रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या ऐसी कारपोरेशन जो दूसरी जो है या ऐसी गवर्नमेंट जो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर हो, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, या कोई ऐसा ट्रेड या ऐसा बिजनेस या कोई ऐसी इंडस्ट्री या कोई ऐसी सर्विस हो जो फेडरल गवर्नमेंट या पॉलिटिकल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर हो, तो उसमें ये उस गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो किसी भी शख्स को मुकम्मल तौर या पार्शली एक्सक्लूड कर सकती है बिज़नेस या ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए। तो बेसिकली ये था आर्टिकल नंबर 18। अब मैं आपको थोड़ा की पॉइंट में समझा दूं कि आर्टिकल नंबर 18 में कौन कौन सी बातें की गई हैं। नंबर 1 बात ये कि आप किसी भी किस्म का ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन कंडक्ट कर सकते हैं, बट वो प्रोफेशन सब्जेक्ट टू सच लॉफुल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। वो क्वालिफ़िकेशंस जो किसी बिज़नेस किसी प्रोफेशन के लिए लॉ ने प्रिस्क्राइब की गई है, लॉ ने प्रिस्क्राइब की है। उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, जैसे कि नंबर 1 पे ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा प्रोफेशन या कोई भी ऐसा ट्रेड जिसमें लाइसेंसिंग सिस्टम है, वो प्रोफेशन, वो ट्रेड जिसमें लाइसेंस की डिमांड है, तो हम आर्टिकल नंबर 18 के तहत ये नहीं कहेंगे कि ये हमारा जो बिज़नेस है या हमारा जो भी प्रोफेशन है ये लॉफुल है। तो आर्टिकल नंबर 18 इस चीज़ की प्रोटेक्शन नहीं देता। अगर लॉ प्रिस्क्राइब कर रहा है किसी चीज़ की क्वालिफ़िकेशन, किसी चीज़ की लाइसेंस की डिमांड कर रहा है, तो हमें वो चीज़ मुकम्मल करनी होगी, चाहे वो बिज़नेस ट्रेड लॉफुल ही हो। नंबर दूसरी बात ये कर रहा है कि कोई भी ट्रेड, कोई भी इंडस्ट्री या कॉमर्स जो है वो फ्री कंपटीशन होनी चाहिए। मीन्स के फ्री कंपटीशन के इंटरेस्ट में है तो उन चीज़ों के ऊपर भी ये आर्टिकल नंबर 18 एप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर 4 में ये बात कर रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कोई और ऐसी गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के अंडर हो या उनके कंट्रोल में हो, या कोई ट्रेड या कोई बिज़नेस या कोई इंडस्ट्री या कोई सर्विस जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर हो, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जिस पर्सन को चाहे एक्सक्लूड कर सकती है मुकम्मल या पार्शली। तो ये बातें की गई थी आर्टिकल नंबर 18 में। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 19 के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ in the interest of glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relation with foreign state, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, commission of or in incitement to an offense। तो आर्टिकल नंबर 19 के तहत हर सिटीज़न को, हर शहरी को ये राइट है कि वो अपनी स्पीच, अपना एक्सप्रेशन, इज़हार ख्वाहिश कर सकता है, इज़हार ज़ाहिर कर सकता है, वो अपना एक्सप्रेशन, अपनी स्पीच जो है डिलीवर कर सकता है। और उस शख्स को, हर पाकिस्तान के शहरी को ये भी आज़ादी है कि वो अपनी एक्सप्रेशन, अपनी स्पीच, अपने ख़यालात को
प्रेस करे वो मीडिया में, प्रिंट मीडिया के थ्रू उसको शाया भी कर सकता है, प्रेस भी कर सकता है, बट रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज होंगी लॉ के तहत। वो स्पीच, वो एक्सप्रेशन इस्लाम, ग्लोरी ऑफ इस्लाम, इस्लाम के ख़िलाफ़ ना हो, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना हो, और फ्रेंडली रिलेशन जो फॉरेन स्टेट के साथ है उनके ख़िलाफ़ में ऐसी कोई स्पीच, कोई ऐसी एक्सप्रेशन ना हो जिससे उनके रिलेशंस के ऊपर इफ़ेक्ट पड़े। जैसे पाकिस्तान चाइना का रिलेशन, पाकिस्तान सऊदी अरब का रिलेशन, इसके ऊपर अगर कोई शख्स ऐसी स्पीच या ऐसा एक्सप्रेशन करता है, अपना इज़हार ख्याल करता है, तो उसके ऊपर यह उस शख्स को आर्टिकल नंबर 19 प्रोटेक्शन नहीं देता। या वो शख्स जो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन ना करे, मॉरलिटी के अगेंस्ट में चाहे, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे, या किसी भी ऑफेंस को कमीशन बनाने की कोशिश करे, तो उस शख्स को भी आर्टिकल नंबर 19 आज़ादी नहीं देता, फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रोटेक्शन नहीं देता। तो ये था आर्टिकल नंबर 19। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 19A की तरफ। 19A राइट टू इंफॉर्मेशन का हुकूक। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन all the matter of public importance subject to regulation and reasonable restriction imposed by law। तो बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि आर्टिकल नंबर ए जो है वो 19A वो 18 अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। तो इसके तहत हर सिटीज़न को ये अख्तियार हासिल है कि वो किसी भी पब्लिक इम्पोर्टेंस, अगर पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई भी मैटर है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकता है, बट उसके ऊपर कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई हैं। जैसे कि आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स जो हैं उनसे जो सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान से हैं या इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान या CBI वगैरह, इनसे आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो सिंपली जिन जिन चीज़ों के ऊपर लॉ ने इम्पोज की है, रिस्ट्रिक्शन लगाई है, हम उनसे जो है इंफॉर्मेशन तलब नहीं कर सकते, बट वो मैटर्स जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए हो उनसे हम इंफॉर्मेशन तलब कर सकते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि आजकल डेवलपमेंट काम बहुत चल रहा है, तरक्याती काम, रोड वगैरह बन रहे हैं, ये हो तो हम उनसे जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कितनी बजट आई है, आपने कितने का काम किया है, कितना किया है, क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, या ऐसा कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जो हमारे लोकल एरियाज़ में है जिनमें लॉ ने इजाज़त दी है कि आप जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास राइट है कि हम किसी भी पब्लिक इम्पोर्टेंस के रिलेटेड कोई भी मैटर है वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई हैं, जैसे कि सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई इदारे हैं या एजेंसी से, उनसे हम नहीं ले सकते क्योंकि वो खुफिया काम के लिए काम करती हैं। तो बेसिकली ये था आर्टिकल नंबर 19A। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।